लव, सेक्स और फिर धोखा, यह आज की जनरेशन की आदत और सच्चाई बन चुकी है, जिसमें अगर सोशल मीडिया और इंटरनेट को शामिल कर दिया जाए तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अपने हंसते खेलते जीवन को बर्बाद करने का। इस बात का अंदाजा हम आज की सच्ची घटना से लगाने वाले हैं। एक लड़की सोशल मीडिया से अपराध करने का एक तरीका निकालती है और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करती है। इसके बाद दुनिया के सामने एक हैरान कर देने और चौंका देने वाली कहानी निकल कर सामने आती है। अपने उम्र से 21 साल बड़े इंसान के प्यार में पागल बेटी ने उसी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को शौचालय के शिविर में छुपा दिया। पिता बेटी के रिश्ते के लिए लड़का खोज रहा था। इसी बीच बेटी ने मौत की स्क्रिप्ट लिख दी। रिश्तों के कत्ल के कहानी को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। कहानी है मिर्जापुर के जमालपुर थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव जयपट्टी कला के रहने वाले संतोष कुमार भारती की। 4 अक्टूबर 2023 के अनुसार इनकी उम्र 40 वर्ष थी और ये इसी गांव में परिवार के साथ रहा करते थे। बचपन में पढ़ाई लिखाई न करने के कारण इन्हें ढंग का कोई नौकरी भी नहीं मिला, इसलिए संतोष अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए खेती बाड़ी का काम किया करता था। परिवार में एक बेटा वीरेंद्र और एक बेटी सुमन थी, जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल की थी। संतोष कुमार भारती की डेली रूटीन लगभग एक जैसे ही थी। वह सुबह उठता, खाना पीना खाकर खेत पर निकल जाता, दिन भर काम करता और शाम को वापस घर चला आता और इस तरह खेती बाड़ी की आमदनी से ही इनका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। 4 अक्टूबर को हर दिन की तरह संतोष कुमार भारती सुबह उठकर अपने काम पर चले गए। दूसरी तरफ 18 या 19 साल का उनका बेटा स्कूल चला गया और बेटी सुमन घर पर खाना बना रही थी, इस उम्मीद में कि जब पिता और भाई आए तो उन्हें खाने के लिए इंतजार न करना पड़े। उसने खाना बनाकर रख दिया और अपने भाई और पिता का इंतजार करने लगी। लेकिन देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए, लेकिन अब तक संतोष कुमार भारती घर नहीं आए। समय बीता और देखते ही देखते घड़ी में 3 बज गए। इस समय तक वीरेंद्र भी स्कूल से वापस आ गया। जब बेटे वीरेंद्र को पिता के घर न आने की बात पता लगी, तब वीरेंद्र ने सोचा हो सकता है पिताजी किसी काम में फंस गए होंगे या कहीं पत्ते खेलने बैठ गए होंगे। यही सोचकर वीरेंद्र अपनी बहन के साथ खाने बैठ गया। खाना खाकर फिर से दोनों पिता का इंतजार करने लगे और अब इंतजार की इस घड़ी में शाम के 5 बज गए। 5 बजने के बाद भी जब संतोष कुमार भारती घर नहीं पहुँचे, तब दोनों भाई बहन की असली परेशानी शुरू हो गई। इसलिए दोनों भाई बहन अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल गए। पहले तो दोनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ किया, साथ ही साथ उन सभी जगहों पर ढूंढा जहां वो अक्सर जाया करते थे और देखते ही देखते दोनों ने घंटे भर में ही पूरा गांव छान मारा, लेकिन संतोष कुमार भारती का कोई पता नहीं चला। ऐसे में दोनों भाई बहन को घबराए देख गांव वालों के बीच भी ये खबर फैल गई कि संतोष कुमार भारती आज सुबह से घर नहीं लौटे हैं, जिसे देखते हुए गाँव वाले भी अपने स्तर पर संतोष को ढूंढना शुरू कर दिया। अगली सुबह लोगों ने दोनों भाई बहन से कहा कि अगर तुम्हारे पिता को आना होता तो वो अब तक आ चुके होते। इसलिए गांव वालों ने आशंका जताते हुए कहा कि हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, इसलिए पुलिस स्टेशन जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो। गांव वालों की सलाह मानकर वीरेंद्र ने अपने इलाके के जमालपुर थाना में जाकर अपने पिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। भले ही पुलिस ने अपनी डायरी में इस गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज कर लिया था, लेकिन उन्होंने भी 24 घंटे का वक्त मांगा। पुलिस वालों का मानना था कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी काम से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और इन सब के लिए पुलिस परेशान होती है। पुलिस वाले ने इस घटना को ऐसे ही कागज में नोट किया और छानबीन करने के बजाय इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया। इधर दूसरी तरफ बेटे और बेटी अपने पिता के इंतजार में भूखे प्यासे उसे ढूंढने में लगे रहे और देखते ही देखते एक और दिन बीत गया। यह देखकर लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि सच में संतोष कुमार भारती के साथ कोई दुर्घटना हुई है। इसलिए गांव वाले इस घटना की शिकायत लेकर उस इलाके के एसपी के पास गए। जब पूरा बवाल एसपी को पता चला, तब उन्होंने उस थाने के दरोगा को फोन करके तुरंत इस केस पर एक्शन लेने को कहा। एसपी साहब का फोन इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए जमालपुर थाना के दरोगा ने इस केस में अपनी फुर्ती दिखाई और तुरंत संतोष कुमार भारती को ढूंढने में लग गया। अगले दिन पुलिस ने उस गांव का दौरा किया जहां संतोष कुमार भारती रहते थे। साथ ही उन्होंने हर उस शख्स से पूछताछ की जिसने संतोष कुमार भारती को आखिरी बार देखा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। संतोष के गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे और अब तक पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगा। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद घर वाले और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे, जिस पर पुलिस वालों को भी शक होने लगा कि कहीं संतोष कुमार भारती के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया।
अब तक पुलिस संतोष कुमार भारती के केवल दोस्तों से ही पूछताछ कर रही थी, लेकिन इस तरह से लापता हुए व्यक्ति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने अब उसके दुश्मनों की कुंडली निकालनी भी शुरू कर दी। और अब वीरेंद्र से पूछा गया कि क्या उसके पिता के किसी से दुश्मनी थी। वीरेंद्र ने काफी सोच समझकर जवाब दिया और कहा कि मेरे पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा ना तो किसी से झगड़ा है और ना कोई विवाद और ना ही कोई आपसी दुश्मनी। फिर कोई मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों करेगा। यह बात सुनकर पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि मामला दुश्मनी का नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नंबर वीरेंद्र को दिया और कहा कि अगर ऐसी कोई बात पता चलती है तो वो तुरंत फोन करे। यह कहकर पुलिस वाले वहां से चले गए और इस तरह एक और दिन गुजर गया। लेकिन पुलिस वाले जाते जाते वीरेंद्र को एक बात कहकर गए कि अगर तुम्हें किसी पर डाउट हो तो उस पर नजर बनाए रखना। पुलिस की यह बात उसके दिमाग में लगातार घूमने लगी और अब वो हर किसी को संदेह की नजर से देखने लगा। और इसी नजर रखने के दौरान वीरेंद्र ने एक बात नोटिस की और वो इस बात को बताने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया और वहां जाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पर शंका तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मुझे काफी परेशान कर रही है और वो मुझे थोड़ी अजीब भी लग रही है। पुलिस वाले के पूछने पर वीरेंद्र कहता है कि मेरे एक रविंद्र अंकल है जो मेरे पिता के गायब होने से पहले तक अक्सर मेरे घर आया जाया करते थे। इतना ही नहीं, वो मेरे घर के हर मामले में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे और मेरे परिवार में कोई परेशानी आने पर वो हमेशा हमारी मदद किया करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे पापा इतने दिनों से लापता है, लेकिन उन्होंने एक बार भी इस बारे में ना तो बात की और ना ही हमसे मिलने आए। जब ये बात पुलिस वालों के कानों में गई तो वो चौंक गए। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई खोई हुई सुई मिल गई हो, क्योंकि पुलिस के पास और कोई सबूत या रास्ता नहीं था। इसलिए उनकी सुई उस रविंद्र अंकल पर जाकर अटक गई और इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए रविंद्र के घर पहुंच गई और पुलिस के 2-4 सवालों में ही रविंद्र की जुबान लड़खड़ाने लगी। और हम सबको पता है कि पुलिस वाले लड़खड़ाती हुई जुबान पर कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं। इसलिए पुलिस वालों ने फौरन भांप लिया कि संतोष कुमार भारती के गायब होने के पीछे जरूर किसी न किसी तरह रविंद्र का हाथ है। लेकिन रविंद्र लगातार इस बात से इनकार करने लगा कि वो संतोष कुमार भारती के बारे में कुछ नहीं जानता। वो तो खुद उससे मिलना चाहता था, लेकिन काम में फंसे होने के कारण वो उसे नहीं मिल पाया। लेकिन जब पुलिस वालों ने अपने अंदाज में पूछताछ शुरू की तब रविंद्र को समझ आ गया कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने अपना मुंह खोलना ही सही समझा और उसने ये कबूल किया कि संतोष कुमार भारती को गायब करने के पीछे उसी का हाथ है। दरअसल अब तक की कहानी में संतोष कुमार भारती कभी गायब हुआ ही नहीं था, बल्कि उसकी हत्या हो चुकी थी। और रविंद्र ने यह भी कबूला कि मैंने संतोष को मार डाला। अब सवाल क्यों का था, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार डाला। इस बारे में जो उसने बयान दिया वो सच में हैरान करने वाला था, क्योंकि संतोष के गायब होने के पीछे का कारण छोटी मोटी नहीं बल्कि एक लंबी और बड़ी कहानी थी। और ये कहानी संतोष के परिवार के साथ साथ गाँव के लोगों को भी हैरान करने वाला था। रविंद्र का कहना था कि संतोष कुमार भारती को जान से मारने की सुपारी खुद उसकी बेटी यानी सुमन ने दी थी। यह बयान इतना चौंकाने वाला था कि इसे सुनने के बाद लोगों को अपनी बेटियों पर से भरोसा उठ गया और पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बस इतना ही सोचने लगे कि आखिर एक बेटी अपने पिता की हत्या क्यों करवाएगी। ये सब सोचकर पुलिस को लगा कि शायद रविंद्र अपनी जान बचाने के लिए हत्या का आरोप उसकी बेटी सुमन पर लगा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। रविंद्र जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। यहाँ से रविंद्र अपने दिए हुए बयान की कहानी को 2 साल पीछे लेकर गया, जहाँ से इस हत्या की बीज बोई गई थी। 2 साल पहले यानी लगभग 2021 में रविंद्र और संतोष दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अक्सर दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे और संतोष ना होता तो सुमन और वीरेंद्र उन्हें बैठने को कहते। ये सिलसिला एक लंबे समय तक जारी रहा। ऐसे ही इत्तेफाक से एक दिन रविंद्र संतोष के घर पहुंचा। उस दिन ना तो संतोष घर पर था और ना ही उसका बेटा वीरेंद्र। जब वीरेंद्र आवाज लगाते हुए अंदर पहुंचा तो सुमन बिस्तर पर बैठकर मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रही थी। रविंद्र को कमरे में आता देख सुमन का ध्यान मोबाइल से हटकर रविंद्र पर चला गया। पहले तो सुमन ने रविंद्र को बैठने को कहा और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर वो 42 साल का आदमी रविंद्र पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि सुमन ने जो सवाल पूछा था वो कोई बच्चों का सवाल नहीं था।
सुमन का यह सवाल सुनकर रविंद्र हैरान होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद रविंद्र ये सारी बातें भूल गया और फिर अपने दोस्त संतोष से मिलने उसके घर आया और एक बार फिर से सुमन ने मौका पाकर रविंद्र से वही सवाल दोबारा पूछा और इस बार ये सवाल रविंद्र के मन में घर कर गया, क्योंकि ऐसा सवाल या तो एक पति पत्नी आपस में करते हैं या एक प्रेमी प्रेमिका। लेकिन यहाँ सुमन रविंद्र से 21 साल छोटी थी। इसके बावजूद भी यह सिलसिला जारी रहा और आखिरकार रविंद्र भी अपनी उम्र का लिहाज छोड़कर सुमन के करीब जा पहुंचा और मौका देखकर सुमन के साथ उसकी मर्जी से वो तमाम चीजें करना शुरू कर दिया जो एक मर्यादा से परे थी। एक बार रिश्ते में आने के बाद दोनों के बीच की दूरियां सिमटकर एक बिस्तर तक रह गई। यहाँ से दोनों के बीच एक सिलसिला शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। समाज, उम्र और अपने दोस्त संतोष की दोस्ती को एक किनारे पर रखकर रविंद्र भी पूरी तरह से सुमन के प्यार में डूब गया। अब गुजरते समय के साथ दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा, जिसे देखकर संतोष कुमार भारती को दोनों पर शक होने लगा। लेकिन एक तरफ बेटी और दूसरी तरफ 42 साल के दोस्त पर शक की बुनियाद बेवजह लग रही थी। फिर संतोष ने दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसने जो नजारा देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत रविंद्र का कॉलर पकड़कर मारते हुए अपने घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी तरफ अपनी बेटी पर भी पाबंदी लगाकर उसका घर से निकलना और किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। इसके बाद रविंद्र और सुमन का मिलना जुलना लगभग मुश्किल हो गया। एक तरफ रविंद्र सुमन से मिलने के लिए हमेशा कोई तरकीब सोचता रहता, तो वहीं दूसरी तरफ सुमन भी मिलने के लिए बेचैन रहती और इस तरह संतोष कुमार भारती इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया। लेकिन दोनों के लिए अब सवाल था कि इस दीवार को कैसे खत्म किया जाए। इधर ये दोनों कुछ सोच पाते उससे पहले ही संतोष कुमार भारती ने अपनी बेटी की आदतों से तंग आकर उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा। अब जैसे ही ये बात सुमन को पता चली, वैसे ही उसकी नाराजगी और गुस्सा अपने पिता के प्रति और बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ तो सुमन को रविंद्र से मिलने से रोका जा रहा था और दूसरी तरफ उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से की जा रही थी जिसके पास सुमन जाना नहीं चाहते थे। इन सभी बातों ने सुमन के मन में एक खतरनाक और हैरान कर देने वाला आइडिया पैदा कर दिया और वो आइडिया था अपने ही पिता को मारने की साजिश। दरअसल ये साजिश उसने अकेले नहीं बल्कि रविंद्र के साथ मिलकर बनाया। सुमन जैसे तैसे करते हुए रविंद्र से कांटेक्ट करके कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और रिलेशन बनाना है तो मेरे पिता को रास्ते से हटाना होगा। अब तक रविंद्र भी इस प्यार और शारीरिक मोह के माया जाल में ऐसा फंस चुका था कि वो किसी भी हालत में सुमन को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद दोनों ने मिलकर संतोष को रास्ते से हटाने की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन जब संतोष घर से काम के लिए निकला तो रास्ते में ही रविंद्र ने उसका रास्ता रोका और उससे माफी मांगते हुए अपनी दोस्ती को बरकरार रखने का वादा करने लगा और फुसलाकर उसे अपने घर ले गया और घर के 4 दीवारी के अंदर रविंद्र ने संतोष की हत्या कर दी और इस तरह एक निर्दोष पिता की हत्या की कहानी खुद उसकी बेटी ने लिख डाली। रविंद्र के दिए हुए इस बयान से ये साबित हो गया कि संतोष की हत्या के पीछे एक गहरी साजिश थी। लेकिन पुलिस के पास अभी भी एक अधूरा सवाल बचा था कि आखिर संतोष की लाश का क्या हुआ। इस बारे में रविंद्र ने बताया कि उसने उसकी लाश को अपने घर के बने सेप्टिक टैंक यानी शौचालय के शिविर में डाल दिया था। इसके बाद पुलिस की एक टीम को फौरन उसके घर पर भेजा गया और जब उस सेप्टिक टैंक के ढक्कन को हटाया गया तो उसमें संतोष कुमार भारती की सड़ी हुई लाश तैर रही थी। जैसे ही इस घटना की सच्चाई लोगों के सामने आई तो पुलिस की मौजूदगी में ही लोगों ने रविंद्र पर पत्थरों से हमला कर दिया। क्योंकि यह हमला पुलिस के मौजूदगी में हुआ था, इसलिए रविंद्र को लोगों की भीड़ से बचा लिया गया। लेकिन इस पत्थरबाजी में पुलिस के टीम के कई लोग घायल हो गए। खैर, अगले दिन के अखबार में ये खबर सनसनीखेज बन गई और इसे एक चौंका देने वाली पूरी कहानी के साथ छापा गया, जिसका हेडलाइन था, पिता ढूंढ रहा था रिश्ता, बेटी ने शादीशुदा प्रेमी के साथ मिलकर लिख दी मौत की स्क्रिप्ट। कहा जाता है दोस्ती, दुश्मनी और प्यार बराबरी वालों के साथ करना चाहिए, वरना उसका अंजाम कुछ इस तरह ही होता है। इसी थॉट के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई और चौंका देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब